बादशाह अकबर कुछ मजाकिया इंसान थे। उन्हें मजाक बेहद पसंद था। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों को हुक्म दे डाला कि आज से उन्हें पहरेदारी पर लगाया जाता है। यह सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी परेशानी का हल मांगने लगे। तब बीरबल ने उन्हें हिम्मत देते हुई एक तरकीब बताई और कहा कि वो सब लोग अपनी पगड़ियों को पैर में और पायजामों को सिर पर बांधकर पहरा देते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहें, अब तो आन पड़ी हैं। दूसरी तरफ बादशाह भी अपना भेष बदलकर गश्त पर निकल पड़े। गश्त लगते वक्त बादशाह की नजर अचानक सेठों पर पड़ी। उनका ये निराला रूप देखकर बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गए और उनसे पूछा, ये सब हैं? तब सेठों का मुखिया बोला, जहां पनाह हम लोग पुश्तों से गुड़ और तेल बेचते आए, भला हमसे पहरेदारी कहाँ हो पाएगी। बादशाह अकबर समझ गए कि ये बीरबल की ही तरकीब हैं और अपना हुक्म वापस ले लिया। दीनानाथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पेड़ कब आया? मैं तो कब से यही बैठा हुआ हूँ। बीरबल बोले, दीनानाथ, जब मैंने तुमसे पूछा था कि रोशन उस पेड़ के पास पहुंच गया होगा तो तुमने तुरंत इनकार कर दिया। इसका मतलब कि तुम उस जगह के बारे में अच्छी तरह जानते थे, लेकिन तुम झूठ बोल रहे थे। अब तुम सीधे सीधे अशरफियों के बारे में बताते हो या मैं अपने तरीके से पूछूं? बेचारे दीनानाथ ने डर के मारे सब कबूल कर लिया। उसने रोशन से माफी मांगकर उसका सारा धन वापस कर दिया। एक बार की बात है, बीरबल अपने गांव से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब चारों ओर देखा तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। बीरबल ने उसके पास जाकर देखा तो पता चला कि ये तो राजा अकबर के बगीचे में काम करने वाला माली हैं। बीरबल ने उससे उसके रोने का कारण पूछने पर पता चला कि शाही बगीचे में आम के पेड़ की जड़ के नीचे उनके जीवन भर की कमाई का मटका रखा हुआ था, जो कि अब वहां नहीं है। बीरबल ने उनकी बात सुनी और फिर कहा, आप चिंता न करें, आपका मटका आपको मिल जाएगा। इतना कहकर बीरबल वहां से चले गए और सोचने लगे कि आखिर मटका कौन निकाल सकता है, क्योंकि उस बगीचे में माली जिसका मटका चोरी हुआ, राजा अकबर और बीरबल ही जा सकते हैं। इन तीनों के सिवाय उस बगीचे में और किसी को जाने की अनुमति नहीं है। बहुत सोचने पर बीरबल को याद आया कि जड़ी बूटी लेने के लिए कहीं शाही हकीम तो बगीचे में नहीं आए। इसका पता लगाने के लिए बीरबल ने अकबर से कहकर हकीम को महल में बुलवाने को कहा। हकीम को महल में आने का आदेश दे दिया गया। हकीम के महल में आने से पहले बीरबल ने महल में मौजूद मंत्रियों से पूछा कि कौन कौन हकीम जी से अपना इलाज करवा रहा है। तब एक मंत्री ने बताया कि उसको दस्त लग गए थे, जिसका इलाज हकीम जी कर रहे हैं। दस्त के लिए उन्होंने आम के पेड़ की जड़ से बनी दवाई दी है। हकीम जी महल में पहुंच जाते हैं तो बीरबल उनसे कहते हैं, हकीम जी, मुझे दस्त की परेशानी हो गई है, इसके लिए आपके पास कोई दवाई हो तो मुझे दे दीजिए, जिससे कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इतना सुनकर हाकिम जी बोले, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे कि आपके दस्त ठीक हो जाएंगे। मैंने ये दवाई मंत्री को भी दी थी, लेकिन ये दवाई कवेल शाही बगीचे में लगे आम के पेड़ की जड़ से ही बन सकती है। जैसे ही हकीम जी ने ये कहा, बीरबल तुरंत समझ गए कि मटका इन्होंने ही निकाला है। बीरबल ने कहा, अब आप सिक्कों से भरे मटके के बारे में खुद बताएंगे या हम अपने तरीके से पूछें? हकीम ने कहा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा ये मटका बहुत पहले का दबा हुआ है, इसलिए मैंने उसे निकाल लिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुमने आज फिर अपनी बुद्धिमानी से मटका चोरी करने वाले को पकड़ लिया। मटका चोरी करने की वजह से अकबर ने हकीम से शाही पद छीनने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने कहा, इन्होंने तो सच बता दिया था, इसलिए इन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए।
जिस माली का मटका चोरी हुआ था उसे महल में बुलाया गया और उससे पूछा कि मटके में क्या था। माली ने बताया 120 सोने के सिक्के। बीरबल ने कहा, ये आपकी गलती थी कि आपने मटके को जमीन में छुपाया, इसलिए आपके मटके में से 10 सिक्के हकीम जी की सच्चाई के लिए इन्हें दिए जाते हैं ताकि आगे से कोई ऐसी गलती न करे। बीरबल का ये तर्क सुन राजा अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से 2 रत्न बीरबल और तानसेन में एक बार किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था। जब विवाद का कोई हल नहीं निकला तो दोनों बादशाह की शरण में गए। बादशाह को अपने दोनों ही रत्न बहुत प्यारे थे, इसलिए वो किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। उन्होंने किसी और से फैसला कराने की राय दी। बीरबल ने पूछा, हुजूर, जब आपने किसी और से फैसला कराने की राय दी है तो कृपा करके ये भी बता दें कि हम किस महान व्यक्ति से अपना फैसला कराएं। तब महाराज ने महाराणा प्रताप का नाम सुझाया और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बादशाह अकबर की सलाह पर दोनों महाराणा प्रताप से मिले और अपना अपना पक्ष रखा। दोनों की बातें सुनकर महाराणा प्रताप सोच में पड़ गए। तभी तानसेन ने अपनी मधुर आवाज में रागिनी गानी शुरू कर दी, जिसे सुनकर महाराणा प्रताप मदहोश होने लगे। तब बीरबल ने देखा कि तानसेन अपनी रागिनी से महाराणा प्रताप को अपने पक्ष में कर रहे हैं, तो बीरबल से भी रहा न गया और बोले, महाराणा जी, अब मैं आपको एक सच बात बताने जा रहा हूँ। जब हम दोनों आपके पास आ रहे थे तो हमने पुष्कर जी में जाकर प्रार्थना की थी कि अगर मेरा पक्ष सही होगा तो मैं 100 गाय दान करूंगा और मियां तानसेन का पक्ष सही हुआ तो वो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। ऐसा उन्होंने अपनी मन्नत में मांगा था। महाराणा जी, अब 100 गायों की जिंदगी आपके हाथ में है। महाराणा एक हिंदू शासक थे, इसीलिए वो गोहत्या के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। बीरबल की ये बात सुनकर वो चौंक गए और उन्होंने तुरंत बीरबल के पक्ष में फैसला सुना दिया। जब ये बात बादशाह को पता चली तो वो बहुत हंसे। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारियों में आपस में कुछ खुसर पुसर चल रही थी। तभी एक सभासद ने बादशाह अकबर से पूछा, हुजूर, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो केवल बीरबल बता सकता है, हम नहीं। सभासद की बात सुनकर बादशाह अकबर पहले थोड़ा शांत हो गए, फिर कुछ देर बाद कहा, अच्छा बताओ, इस समय दरबार में बैठे लोगों के मन में क्या चल रहा है। अकबर की बात सुन वह सभासद बोला, जहांपना, लोगों के मन में क्या है यह तो सिवाय खुदा के और कोई नहीं बता सकता। अगर बीरबल बता दे तो हम जाने। बादशाह ने उसी समय बीरबल को बुलाने का हुक्म दिया। बड़े ही अदब से बीरबल दरबार में पेश हुआ। उसके सामने भी बादशाह ने यही प्रश्न दोहराया, बताओ, इस समय दरबार में बैठे सभी लोगों के मन में क्या चल रहा है। बीरबल ने फौरन दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, हुजूर, इस समय तो सबके मन में एक ही बात है कि यह दरबार सदा इसी तरह भरा रहे और बादशाह सलामत हमेशा स्वस्थ और जिंदा रहे। बीरबल का जवाब सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर सभी दरबारियों ने बीरबल की बात को मान लिया, क्योंकि मना करने पर मौत किसको बुलानी थी। बेचारा सभासद बादशाह के सामने सिर झुकाए बैठा रहा। बादशाह अकबर बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बदले में उसे इनाम दिया। बादशाह अकबर, नर बच्चे किस रंग के हैं। बीरबल, 2 काले और 1 बादामी रंग का है। बादशाह अकबर के सभी सवालों के जवाब देने के बाद बीरबल अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। फिर बादशाह ने अपने साले की तरफ देखा जो कि सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। बादशाह ने पूछा, साले साहब, क्या अब तुम्हें कुछ कहना है। साले साहब के पास बोलने के लिए अब कोई जवाब न था, वह सिर झुकाए अपने स्थान पर बैठा रहा।
अकबर के महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं थीं, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपनी पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हार कर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इस बारे में कुछ पता न चले। कुछ देर बाद महाराज अकबर जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूं ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता लाकर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता टूट चुका है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सबने राजा को कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही राजा ने बीरबल को राज्य से निकाल दिया। राज दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान ली कि वो इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने जौहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर महाराज अकबर की सभा में पहुंच गए। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो। बीरबल बोले, जहां पनाह, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा अकबर और सभी सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई और राजा ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने से बनी गेहूं की बाली दी है और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। अब बीरबल कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि पूरा राज दरबार यह चमत्कार देखे। बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि इस सोने से बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राजदरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा अकबर बोले कि क्या राजदरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। सभी खामोश थे। बीरबल बोले, जहां पनाह, अब आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोलते हैं। इस बात का एहसास होते ही अकबर उस सेवक की फांसी की सजा को रोक देते हैं। बिना सोचे समझे किसी को बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। हर काम को सोच विचार कर ही किया जाना चाहिए।
साथ ही एक छोटे से झूठ की वजह से किसी व्यक्ति का आकलन भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लोग झूठ बोल देते हैं। एक दिन अकबर बीरबल के साथ शाही बाग में सैर कर रहे थे। दरबारी कार्यों के अतिरिक्त भी अकबर बीरबल के साथ समय व्यतीत करना पसंद करते थे, क्योंकि वे बीरबल को अपना अभिन्न मित्र मानते थे। बीरबल के साथ का सबसे बड़ा लाभ यह होता था कि उसकी चुटीली बातों से समय अच्छा कटता था। साथ ही बीरबल की अक्लमंदी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। उस दिन भी अकबर बाग में टहलते हुए बीरबल से हल्के फुल्के मिजाज में बातें कर रहे थे। चलते चलते उन्हें जमीन में पड़ा हुआ बांस का टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसे देखते ही अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने का विचार कौंध गया। उन्होंने बांस का वह टुकड़ा उठा लिया और उसे बीरबल को दिखाते हुए बोले, बीरबल, ये बांस का टुकड़ा देख रहे हो, तुम इसे बिना काटे छोटा करके दिखाओ तो मानो। बीरबल ने बांस का वह टुकड़ा अपने हाथ में लेकर अकबर की ओर दृष्टि डाली। अकबर के होठों पर मुस्कुराहट थी। बीरबल अकबर का मन समझ गया। वह अकबर की हर भावभंगिमा से परिचित था। अकबर अक्सर ऐसे प्रश्न बीरबल की बुद्धि के परीक्षण के प्रयोजन से पूछते थे। उस प्रश्न का उत्तर सोचते हुए सहसा बीरबल की दृष्टि बाग के माली पर पड़ी। वह एक लंबा बांस लेकर आम के पेड़ से आम तोड़ रहा था। फिर क्या? बीरबल ने आवाज देकर माली को अपने पास बुला लिया। माली के पास पहुंचने पर बीरबल ने उससे लंबा बांस मांगकर अपने दाएं हाथ में ले लिया। अकबर के द्वारा दिया हुआ बांस का टुकड़ा पहले से ही उसके बाएं हाथ में था। माली के लंबे बांस के सामने अकबर का दिया हुआ बांस का टुकड़ा छोटा था। उसे दिखाते हुए बीरबल अकबर से बोला, जहांपनाह, देखिए, मैंने बिना काटे ही आपका दिया हुआ बांस का टुकड़ा छोटा कर दिया। अकबर ने दोनों बांसों को देखा और बीरबल की अक्लमंदी पर मुस्कुराकर रह गए। बादशाह अकबर के दरबार में चापलूस दरबारियों की कमी नहीं थी। उनका एकमात्र उद्देश्य अकबर की चापलूसी कर तरक्की हासिल करना था। लेकिन बीरबल उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा था, जिसके सामने उनकी दाल गल नहीं पाती थी। इसलिए वे सदा बीरबल को नीचा दिखाने की फिराक में रहते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था। बीरबल सहित सभी दरबारी दरबार में उपस्थित थे। सहसा अकबर ने दरबारियों के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। हम सोच रहे हैं कि महीना 30 दिन की जगह 60 दिन का होना चाहिए। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? यह सुनना था कि चापलूस दरबारी हाँ में हाँ मिलाने लगे। ये उनके लिए चापलूसी का बेहतरीन अवसर था। कुछ दरबारियों ने कहा, जहांपनाह, आपका विचार अति उत्तम है। 30 दिन का महीना बहुत छोटा होता है। कामकाज पूरे नहीं हो पाते। इसलिए महीना 60 दिन का ही होना चाहिए। कुछ कहने लगे, जहांपनाह, 60 दिन का महीना करने का फरमान फौरन जारी हो जाना चाहिए। इससे बढ़िया विचार तो हो ही नहीं सकता। बीरबल अब तक चुपचाप बैठा सारी बात सुन रहा था। उसने इस बारे में राय व्यक्त करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। बीरबल को खामोश देख अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इस बारे में क्या कहते हो? क्या तुम्हारी राय भी अन्य दरबारियों की तरह ही है? ये सुनना था कि चापलूस दरबारी बगले झांकने लगे। बीरबल अकबर से बोला, जहांपनाह, देखिए, सारे कर्मठ दरबारियों को सांप सूंघ गया है। अब ऐसे में क्या किया जाए? अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने के लिए ये प्रस्ताव सामने रखा था। दरबारियों की चापलूसी देख वे नाराज हो गए और उन्हें लताड़ते हुए बोले, चापलूसी कर। बीरबल की बराबरी करने चले हो, जानते नहीं बीरबल की बराबरी के लिए अक्ल चाहिए, चापलूसी का गुर नहीं। एक बार बादशाह अकबर ने बेगम साहिबा के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें एक बेशकीमती हार दिया। बादशाह अकबर का उपहार होने के कारण बेगम साहिबा को वह हार अति प्रिय था।
उन्होंने उसे बहुत संभाल कर एक संदूक में रखा था। एक दिन श्रृंगार करते समय जब हार निकालने के लिए बेगम साहिबा ने संदूक खोला तो उन्होंने वह नदारत पाया। घबराते हुए वो फौरन अकबर के पास पहुंची और उन्हें अपना बेशकीमती हार खो जाने की जानकारी थी। अकबर ने उन्हें वह हार कक्ष में अच्छी तरह ढूंढने को कहा, लेकिन वह हार नहीं मिला। अब अकबर और बेगम साहिबा को यकीन हो गया कि हो न हो उस शाही हार की चोरी हो गई है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवा भेजा और सारी बात बताकर शाही हार खोजने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने बिना देर किए राजमहल के सभी सेवक सेविकाओं को दरबार में हाजिर होने का फरमान जारी करवा दिया। कुछ ही देर में दरबार लग चुका था। अकबर अपनी बेगम साहिबा के साथ शाही तख्त पर विराजमान थे। सभी सेवक सेविकाएं दरबार में हाजिर थे। बस बीरबल नदारद था। सब बीरबल के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन 2 घंटे बीत जाने पर भी बीरबल नहीं आया। बीरबल की इस हरकत पर अकबर आगब बूला होने लगे। दरबार में बैठने का कोई औचित्य न देख वे बेगम साहिबा के साथ उठकर वहां से जाने लगे। ठीक उसी वक्त बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उसके साथ एक गधा भी था। विलंब के लिए अकबर से माफी मांगते हुए वह बोला, जहांपनाह, माफ कीजिएगा, इस गधे को खोजने में मुझे समय लग गया। सबकी समझ के परे था कि बीरबल अपने साथ वो गधा दरबार में लेकर क्यों आया है। बीरबल सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोला, ये कोई साधारण गधा नहीं है, ये एक जादुई गधा। बीरबल की बात अब भी किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। बीरबल कहने लगा, मैं इस जादुई गधे को पास ही के एक कक्ष में ले जाकर खड़ा कर रहा हूं। एक एक कर सभी सेवक सेविकाओं को उस कक्ष में जाना होगा और इस गधे की पूंछ पकड़कर जोर से चिल्लाना होगा कि उसने चोरी नहीं की है। ध्यान रहे, आप सबकी आवाज बाहर सुनाई पड़नी चाहिए। अंत में ये गधा बताएगा कि चोर कौन है। बीरबल गधे को दरबार से लगे एक कक्ष में छोड़ आया और कतार बनाकर सभी सेवक सेविका उस कक्ष में जाने लगे। सबके कक्ष में जाने के बाद बाहर जोर से आवाज आती, मैंने चोरी नहीं की है। जब सारे सेवक सेविकाओं ने ऐसा कर लिया तो बीरबल गधे को बाहर ले आया। अब सबकी निगाहें गधे पर थी। है, मैं ये गधा यहां इसलिए लाया हूं ताकि ये शाही हार के चोर का नाम बता सके। लेकिन गधे को एक ओर खड़ा कर बीरबल एक विचित्र हरकत करने लगा। वह सभी सेवक सेविकाओं के पास जाकर उनसे हाथ आगे करने को कहता और उसे सूंघता। बादशाह अकबर और बेगम सहित सभी हैरान थे कि आखिर बीरबल ये कर क्या रहा है। तभी बीरबल एक सेवक का हाथ पकड़कर जोर से बोला, जहांपनाह, ये है शाही हार का चोर। तुम इतने यकीन से ऐसा कैसे कह सकते हो बीरबल? क्या इस जादुई गधे ने तुम्हें इस चोर का नाम बताया है? आश्चर्यचकित अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल बोला, नहीं हुजूर, ये कोई जादुई गधा नहीं है। ये एक साधारण गधा है। मैंने बस इसकी पूंछ पर एक खास किस्म का इत्र लगा दिया था। जब सारे सेवक सेविकाओं ने इसकी पूंछ पकड़ी तो उनके हाथ में उस इत्र की खुशबू आ गई, लेकिन इस चोर ने डर के कारण गधे की पूंछ पकड़ी ही नहीं। वह कक्ष में जाकर बस जोर से चिल्लाकर बाहर आ गया, इसलिए इसके हाथ में उस इत्र की खुशबू नहीं आ पाई। इससे सिद्ध होता है कि यही चोर है। उस चोर को दबिश देकर शाही हार बरामद कर लिया गया और उसे कठोर सजा सुनाई गई। इस बार बीरबल की अक्लमंदी की बेगम साहिबा भी कायल हो गई और उन्होंने अकबर से कहकर बीरबल को कई उपहार दिलवाए। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा का राज था। एक दिन उसके दरबार में एक मदारी एक बंदर लेकर आया। उसने राजा और सभी दरबारियों को बंदर का करतब दिखाकर प्रसन्न कर दिया।
बंदर मदारी का हर हुक्म मनाता था। जैसा मदारी बोलता, बंदर वैसा ही करता था। वह आज्ञाकारी बंदर राजा को भा गया। उसने अच्छी कीमत देकर मदारी से वह बंदर खरीद लिया। कुछ दिन राजा के साथ रहने के बाद बंदर उससे अच्छी तरह हिलमिल गया। वह राजा की हर बात मानता। वह राजा के कक्ष में ही रहता और उसकी सेवा करता था। राजा भी बंदर की स्वामी भक्ति देख बड़ा खुश था। वह अपनी सैनिकों और संतरियों से भी अधिक बंदर पर विश्वास करने लगा और उसे महत्व देने लगा। सैनिकों को यह बात बुरी लगती थी, किंतु वे राजा के समक्ष कुछ कह नहीं पाते थे। एक दोपहर की बात है। राजा अपने शयन कक्ष में आराम कर रहा था। बंदर पास ही खड़ा पंखा झल रहा था। कुछ देर में राजा गहरी नींद में सो गया। बंदर वहीं खड़े खड़े पंखा झलता रहा। तभी कहीं से एक मक्खी आई और राजा की छाती पर बैठ गई। बंदर की दृष्टि जब मक्खी पर पड़ी तो उसने पंखा हिलाकर उसे हटाने का प्रयास किया। मक्खी उड़ गई, किंतु कुछ देर पश्चात पुनः वापस आकर राजा की छाती पर बैठ गई। पुनः मक्खी को आया देख बंदर अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने आव देखा न ताव और पास ही पड़ी राजा की तलवार उठाकर पूरी शक्ति से मक्खी पर प्रहार कर दिया। मक्खी तो उड़ गई, किंतु तलवार के जोरदार प्रहार से राजा की छाती दो टुकड़े हो गई और राजा के प्राणपखेरु उड़ गए। एक व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर की जॉब करता था। उसने अपनी बचत से शहर के बाहर एक आलीशान मकान बनवाया। शहर के बाहर होने के कारण वह एरिया कुछ सुनसान था। वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घर में रहने लगा। सुबह होते ही वह काम पर निकल जाता और देर शाम तक लौटता। सुनसान जगह इतना आलीशान मकान देखकर चोरों के एक समूह ने वहां चोरी करने की योजना बनाई। चोरी के पहले वे मैनेजर घर के पास चक्कर मारकर उसके घर की गतिविधियों का जायजा लेने लगे। पहले ही दिन उनकी नजर मैनेजर की एक अजीब हरकत पर पड़ी। घर आने के बाद वह सबसे पहले अपने बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास गया और अपने ऑफिस बैग से एक एक कर कुछ निकालने लगा और उसे पेड़ में कहीं डालने लगा। मैनेजर की पीठ चोरों की तरफ होने के कारण चोर ये देख नहीं पाए कि उसने अपने बैग में से क्या निकाला और पेड़ में किस जगह डाला। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये अवश्य ही कोई कीमती चीज होगी। चोर मैनेजर के घर के पास घात लगाकर बैठ गए और अंधेरा होने का इंतजार करने लगे। रात में जब घर की लाइट्स बुझ गई तो उन्हें इत्मीनान हुआ कि घर में सब सो गए हैं। वे दीवार फांदकर घर में घुसे और सीधे आम के पेड़ के पास पहुंचे। फिर बिना समय गंवाए वे वहां मैनेजर की छुपाई चीज खोजने लगे, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वे वापस लौट गए। अगले दिन वे फिर उस घर के पास छुपकर बैठ गए। मैनेजर जब ऑफिस से वापस आया तो चोरों की नजरें फिर उस पर ही गड़ गई। पिछले दिन की तरह वह सबसे पहले आम के पेड़ के पास गया और बैग से निकालकर उसमें कुछ डालने लगा। फिर वह घर के अंदर चला गया। उस रात घर की लाइट्स बंद हो जाने के बाद फिर से चोर दीवार फांद आम के पेड़ के पास पहुंचे और जीजान से उन चीजों को खोजने में लग गए जो मैनेजर ने वहां छुपाई थी। लेकिन उन दिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ दिन तक वे रोज रात में आम के पेड़ के पास खोजबीन करते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। वे परेशान हो गए कि मैनेजर आखिर कैसे उन चीजों को पेड़ में छुपाता है कि हम जैसे शातिर चोर भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब चोरों में चोरी करने से ज्यादा इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई। आखिरकार अपनी जिज्ञासा शांत करने रविवार के दिन वे सभी मैनेजर से मिलने उसके घर पहुंचे। मैनेजर का उन्होंने शरीफों की तरह अभिवादन किया। फिर चोरों का सरदार बोला, सर प्लीज बुरा मत मानिएगा, एक बात आपसे पूछनी थी। हम लोग चोर हैं।
पिछले कुछ दिनों से आपके घर चोरी करने की फिराक में हैं। हम रोज देखते हैं कि आप शाम को घर आकर आम के पेड़ में कुछ डालते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हम वो चीजें ढूंढ नहीं पाए। हम सब ये जानने को बेचैन हैं कि आप वहाँ चीजें कैसे छुपाते हैं कि वो मिलती नहीं हैं। चोरों की बात सुनकर मैनेजर हंस पड़ा, फिर बोला, अरे भाई, मैं वहाँ कुछ भी नहीं छुपाता। तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है। नहीं सर, हमने देखा है। आप रोज शाम को अपने बैग में से कुछ निकालकर पेड़ में डालते हैं। आप वहाँ कुछ न कुछ तो छुपाते हैं, चोर एक स्वर में बोले। अब मैनेजर गंभीर हो गया और बोला, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। काम का दबाव बहुत अधिक रहता है, जिस कारण तनाव होना लाजिमी है। किसी भी हाल में टारगेट पूरा करना ही होता है। इसके लिए रोज किसी न किसी से झिकझिक होती है। कस्टमर के ताने सुनने पड़ते हैं, बॉस की डांट झेलनी पड़ती है। मानसिक तनाव इतना अधिक होता है कि घर आने पर भी नहीं जाता। पहले अक्सर मेरे तनाव को बेवजह मेरे परिवारजन झेलते थे। कुछ देर रुककर मैनेजर आगे बताने लगा, जब मैंने ये नया घर बनवाया तो सोचा कि इस घर का माहौल मैं शांतिपूर्ण रखूंगा। कभी ऑफिस का तनाव घर लेकर नहीं लाऊंगा। इसलिए घर आने के बाद मैं सबसे पहले आम के पेड़ के पास जाता हूं और अपना पूरा तनाव एक एक कर वहां डाल देता हूं। कमाल की बात यह है कि अगले दिन जब मैं वो उठाने जाता हूं, तब तक आधा तनाव तो गायब हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बचता है उसे मैं अपने साथ ले जाता हूं। लेकिन फिर जब शाम को घर आता हूं तो तनाव पेड़ के पास छोड़ जाता हूं। यही पेड़ का रहस्य है। मैनेजर की बात सुनकर चोरों को पेड़ का रहस्य समझ आया। चोरी करने में तो वे सफल नहीं हो सके, लेकिन जीवन की एक बहुत बड़ी सीख उन्हें जरूर मिली। आज के दौर में जिंदगी में सुख सुविधाओं के साधन तो बढ़ते जा रहे हैं और जिंदगी आरामदायक होती जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं तनाव भी बढ़ता जा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ऑफिस का तनाव अपने घर ले आते हैं। इस तरह वे घर पर भी सुकून से नहीं रह पाते हैं, साथ ही अपने तनाव से परिवारजनों को भी प्रभावित करते हैं। क्या हर समय तनाव का बोझ ढोना आवश्यक है? क्या इस तरह जिंदगी कुछ ज्यादा कठिन नहीं बनती जा रही? तनाव को एकदम से तो समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम घर पर परिवारजनों के साथ होने पर तो तनाव को दूर रखा जा सकता है और उनके साथ खुशनुमा पल बिताए जा सकते हैं। इसलिए जब भी घर आएं, तनाव को बाहर ही छोड़ आएं।